नमस्कार। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यों ताहि मधुर फल जानू। ये पंक्तियाँ 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी गई। इसका अर्थ है पृथ्वी से सूर्य की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। और इस प्रेडिक्शन को आज के दौर में आज के वैज्ञानिकों ने बिल्कुल सटीक और सही माना है। ज्योतिष भारत की आन बान नहीं बल्कि प्राण है, आत्मा है। भारत ने कई ज्योतिषाचार्य दिए जिसने उनकी भविष्यवाणी को पूरी दुनिया में तहलका मचाया। ज्योतिष की दृष्टि से नया वर्ष 2026 भारतवर्ष के लिए कैसा होगा, बनारस के लिए कैसा होगा, हमारी काशी के लिए कैसा होगा, इस बारे में हम बातचीत करेंगे आज स्टूडियो में। आचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र मनीषी जी, निदेशक ज्योतिष काशिका केंद्र वाराणसी, प्राध्यापक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। प्रणाम सर। जी, सादर अभिवादन। सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत ही हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सादर आभार दर्शकों की तरफ से सादर आभार। ये ज्योतिष विद्या है क्या, ये किसके लिए अप्लाई होता है और राष्ट्र के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को सरल और सीधी भाषा में बताएं। जी, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावही। इस मंगलाचरण के साथ आपके सभी श्रोता सुधीजनों को, दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ। बड़ा उत्तम प्रश्न आपने किया। जब भी नववर्ष आता है तो बहुत सारे चैनल के माध्यम से लोग ज्योतिषियों के यहाँ जाके यह प्रश्न पूछते हैं कि यह जो नया वर्ष 2026 है वह कैसा रहेगा, और आपने ही वह समसामयिक प्रश्न इस स्टूडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को बताने के लिए पूछा। सबसे पहले आपका प्रश्न यह था कि ज्योतिष क्या है, यह समझने की ज़रूरत है। जी, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को चक्षु कहा गया है, नेत्र कहा गया है। जैसे हमारे शरीर में नेत्र की भूमिका है, हम आँख जब बंद कर लेते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं तो हमारे सामने कुछ नहीं दिखाई देता, परंतु जब हम आँख खोलते हैं तो हमको एक दृष्टि मिलती है। तो अपने जीवन को कैसे चलाना है, ज्योतिष एक दृष्टि देता है। कहा जाता है मूंदहूँ आँख कतहूँ कछु नाही। आँख बंद करने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसी तरह ज्योतिष यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हमें दृष्टि नहीं मिलती, हमें दिखाई नहीं देता, हम किधर जा रहे हैं, हमारा रास्ता अच्छा है कि नहीं, हम गणना नहीं कर पाते। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह एक रास्ता है, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में ज्योतिष हमारे लिए है, जो यह हमें बताता है कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना। एक उदाहरण के तौर पर मैं साधारण शब्द में आपके जनमानस को, आपके दर्शकों को समझाना चाहूँगा। बहुत तरह की विडंबना है। एक जाति विशेष को लेकर लोग कहते हैं यह जाति विशेष का पहले तो कोई विद्या नहीं है, यह पूरी तरह से मैथमेटिक्स पे आधारित है। आप जितना बढ़िया गणितीय पद्धति जानेंगे उतना बढ़िया आपका प्रेडिक्शन होगा। ये जरूरी नहीं है कि हम सिखा रख लिए, सूत्र हमारे पास है, ये सब तो मान लीजिए पांडित्य की एक देन है, परंतु इसमें विद्वता की जरूरत है। यानी किसी भी वर्ग और जाति संप्रदाय के लिए भी ये ज्योतिष विद्या है, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति अच्छी तरह गणित नहीं जानेगा तब तक उसके कैलकुलेशंस करेक्ट नहीं होंगे, और जब कैलकुलेशन करेक्ट नहीं होंगे तो जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशंस का होना बड़ा जरूरी है। आपने पूछा कि ज्योतिष को किस दृष्टि से देखा जाए, तो मैं एक साधारण तरीके से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हों, जीवन आपका एक रास्ता है, आपका एक पथ है, भाववाचक के रूप में हम ऐसा मानते हैं। तो रास्ते से जा रहे हो, बीच में गड्ढा है, एक व्यक्ति बैठा है वहाँ, वह बोलेगा कि साहब आगे गड्ढा है, आप थोड़ा घूम कर जाइएगा। तो आप जब घूम कर जाएंगे तो उस गड्ढे में गिरने के कम चांसेस रहेंगे। ज्योतिष क्या करता है, आपको अपने जीवन में एक दृष्टि देता है कि देखिए आपके जीवन में यह कुचक्र है या यह सुचक्र है, और यह परिदृश्य आपको आपके सामने हो रहा है। आप बचना चाहते हैं तो बचे, गिरना चाहते हैं तो गिरे। वो दृष्टि देता है, एक उपाय है, एक उपाय है।
और उससे आप पहले से जान जाते हैं कि देखिए हमारे जीवन में यह होने वाला है, तो हम क्या करते हैं उसके प्रति सतर्क होता है। जैसे कोई डिजीज़ हमको हो गया, हम जान रहे हैं, डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, डायग्नोस कर लिया कि आपको शुगर होने वाला है, तो मीठा खाना कम कर देंगे तो हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। तो उसी तरह एक दृष्टि हमें जनमानस को देता है कि हमें किधर जाना है और क्या क्या करना है। अच्छा, ये ज्योतिष विद्या जो है, इसके जरिए मतलब आपने जैसे कहा कि ये एक उपाय है और इससे कुचक्र और सुचक्र दोनों की जानकारियां हमें मिल जाती हैं, तो ये किस पद्धति से, किस किस मानकों से ये व्यक्ति विशेष की जानकारी मिलती है? अगर मिलती है तो कैसे मिलती है? देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो जन्म का समय है, 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें प्रेडिक्शन करना हो कि उसके जीवन में कैसे क्या आना है, सुचक्र कुचक्र की बात जो मैंने बताई, तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कैलकुलेशन पर आधारित है। यदि उस व्यक्ति की जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, यह 3 जब शुद्ध मिल जाए तो उससे हम लोग लग्न साधन करते हैं, और लग्न साधन से ग्रहों का जो स्थान होता है उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं उस व्यक्ति के जीवन के बारे में। ज्योतिष एक तरह का महासागर है, जितना आप ढूंढेंगे उतना आप पाएंगे। तो व्यक्ति विशेष से यह प्रश्न भी किया जाता है कि आप किस दृष्टि से ये प्रश्न कर रहे हैं, ज्योतिषी आधार पर हम क्या आपको बताना चाहते हैं, प्रश्न आप करिए। तो उस प्रश्न पे हमारे पास जो 12 कोष्टक होते हैं, 12 हमारे लग्न हैं, उन लग्नों के हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं और लोगों को कैलकुलेट करके बताते हैं कि ऐसी संभावना हो सकती है। ये 12 लग्न क्या होते हैं, हमारे दर्शकों को आसानी से बताया जाए? जी, हमारे जब जन्म हम लेते हैं तो ये उस समय लग्न की शुद्धि देखी जाती है कि उस समय कौन सा लग्न है। क्या होता है कभी कभी कि 1-2 मिनट के अंतराल पर ही लग्न बदल जाते हैं। जब लग्न बदल जाते हैं तो उसका फलादेश उत्तम नहीं हो पाता। पर जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आपका 6:05 पर जन्म है, जी, ठीक है, और किसी ने कहा कि नहीं 6:10 है, पता चले कि 6:07 पर लग्न बदल गया, तो प्रेडिक्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि गणितीय पद्धति है जिसमें सटीक सब अंक रहेंगे, तभी जब कैलकुलेशन सही आएगा तभी उसका फलादेश सही होगा। कभी कभी ये पता चलता है कि जैसे पंडित जी लोग कहते हैं या ज्योतिष विद्या से ये जानकारी मिलती है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के जो शनि है वो एकदम अर्श पे बैठा देता है, और कभी कभी वही शनि किसी व्यक्ति को फर्श पे ला देता है। तो ऐसा कौन सी गणितीय विद्या है? ग्रहों के सर अपने अपने घर होते हैं, और जब अपने घर में होगा उसकी स्थिति, बहुत चीज़ों पे हम उन लोगों को ज्योतिष में देखना पड़ता है। ग्रहों का कौन सा घर है, किस घर का वो मालिक है, कहाँ बैठा है, उसकी किस ग्रह की उस पर दृष्टि है, उसके मित्र की दृष्टि है, शत्रु की दृष्टि है। जैसे मित्र हमारा सहयोगी है तो हमारा कार्य अच्छा होगा, यदि शत्रु हमें अपनी दृष्टि से देख रहा है तो हमारे कार्य बुरे होंगे। अगर जैसे ये शनि शुक्र के साथ है तो शायद ये काफी अच्छा संबंधी होगा। अब सर उसमें घर आदि देखना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि शुक्र के साथ शनि होगा तब अच्छा। राहु के साथ हुआ तो शायद वो उद्वेलित हो जाए। शनि सर, चूंकि शनि के लिए बहुत अफवाह लोग फैलाते हैं, बड़ा खराब ग्रह है, परंतु ये जानिए कि शनि संघर्षों को सिखाने वाला देवता है, ग्रह है। शनि यदि आपके जीवन में है तो आपको इतना संघर्षशील बना देता है कि किसी भी तरह की आपदा विपदा यदि आपके जीवन में आती है तो आप उसको संघर्ष करने के लिए आपको बली बनाता है। तो शनि ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है। शनि के प्रकोप से लोग बड़ा डर जाते हैं, परंतु ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि अगर राजयोग बना दे तो आपको, जैसा आपने कहा कि फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है, तो बहुत ऐसे लोगों की कुंडली हमने देखी है और हमने बताया है। और वास्तव में शनि जब उनके कुंडली में आया, जैसे ही उसने गोचर किया, उस समय वो अपने पदोन्नति के तरफ आगे बढ़े और राजयोग उनको प्राप्त हुआ। अच्छा आचार्य जी, ये ज्योतिष विद्या के तहत व्यक्ति विशेष को तो हमने देख लिया, उनके मूलांक के साथ, जन्मांक के साथ, और कितने मिनट पे कैसे जन्म हो रहा है, लेकिन किसी राष्ट्र को देखना हो तो क्या ये संभव है? आपका प्रथम प्रश्न जो था वह भारत वर्ष के लिए नववर्ष 2026 कैसा होगा, इसकी यदि परिगणना की जाए तो 2-3 उसके आधार हैं। पहले तो भारत स्वराष्ट्र कब घोषित हुआ, इस आधार पर 15 अगस्त 1947 को लेते हैं। भाई भारत तो बहुत पुराना प्राचीन है, तो हम जब वो स्वराष्ट्र घोषित हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस पर गणना करते हैं। भारत का जो नाम है, धनु राशि उसकी है, भा अक्षर से प्रारंभ है, उस पर गणना करते हैं। और इन सभी गणनाओं का एक समेकित अध्ययन करने के बाद हम भारत वर्ष के लिए 2026 कैसा होगा उस पर अपना एक मत
प्रस्तुत करते हैं। आपने जैसा प्रश्न पूछा कि भारत वर्ष के लिए नव वर्ष 2026 कैसा होगा, जहाँ तक मेरी परिगणना का आधार है, क्योंकि देखिए यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक विद्या है, इसमें दृष्टि आपकी जितनी गहराई से जाएगी आप उस चीज़ को उतना बढ़िया इंटरप्रेट कर पाएंगे। जहाँ तक नव वर्ष 2026 की भारत वर्ष के लिए बात है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि बृहस्पति ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, उत्तम ग्रह माना जाता है, और जून तक उसकी स्थिति बदलने में, जून के बाद वह दूसरे लग्न में गोचर करेगा, दूसरी राशि में जाएगा। जून के बाद माने जनवरी से जून जनवरी से लग्न हाँ, जनवरी से जून तक उसकी जो राशि रहेगी, 2 जून के बाद उसका संचरण दूसरी राशि में हो रहा है। तो जनवरी से जून तक जो 2026 का भारत के लिए भविष्यफल है वह थोड़ा गड़बड़ है, परंतु जैसे जून के बाद वह दूसरी राशि में गोचर करेगा, कर्क राशि में जब जाएगा, तो जून से लेकर के नवंबर तक का जो समय है वो उसका फल दूसरा है। उसके बाद उसी गुरु के घर में केतु आ जाएगा, केतु भी कर्क राशि में दिसंबर में प्रवेश कर जाएगा। तो गुरु के साथ जैसे केतु बैठेगा, गुरु के साथ राहु और केतु की युति गुरु चांडाल योग हमारे ज्योतिष में कहते हैं। और जो चांडाल शब्द है, संज्ञा से पता चलता है कुछ न कुछ डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे प्रेडिक्शन करना है सर। गुरु के साथ केतु, गुरु के साथ राहु चांडाल योग बनाएंगे। चांडाल जहाँ शब्द है हमें पता चलता है उसकी संज्ञा से कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। तो 2026 का जो दिसंबर महीना है वह भारतवर्ष के लिए खराब है, परंतु जो जून से लेकर नवंबर तक का महीना भारतवर्ष के लिए है वह बहुत उत्तम है। इसमें वैश्विक स्तर पे भारत की छवि बढ़ेगी, हमारे जो राजनेता हैं, जो अग्रिम पंक्ति के राजनेता हैं, उनकी छवि बढ़ेगी। परंतु वही दिसंबर, चूँकि राहु का भी राशि परिवर्तन होगा, केतु का भी राशि परिवर्तन होगा, तो किसी एक बहुत बड़े जो वयोवृद्ध नेता हैं उनके अवसान की भी बात कही जा सकती है। हमारे भारत क्षति की बात हो सकती है, क्योंकि राहु और केतु की स्थिति ऐसा मरण आदि के लिए जाना जाता है, सर्प आकार के होते हैं, और चांडाल योग में इस तरह की गणनाएं की जा सकती हैं। परंतु ऐसा तो नहीं है आचार्य जी कि जो जून के पहले की आप बता रहे हैं उसमें भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति, सामाजिक स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से भारत अपने आप को रिप्रेजेंट करे। हालांकि हम सब तो इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता ही सकते हैं, लेकिन आपके अनुसार आपके ज्योतिष में कौन कौन से ऐसे मानक हैं जिनके वजह से जून के पहले तक भारत किसी कष्ट में ग्रसित है? जैसे आर्थिक स्थिति, जैसे रुपयों की कमी होना अभी भी हुआ है, रुपये और डॉलर के बीच का जो अंतर, अभी जो स्थिति चल रही है इस हमारे आज चूंकि 9 वर्ष की शुभकामनाएं मैं सभी आपके दर्शकों को देता हूं। भगवान विश्वनाथ की नगरी है, सबका कल्याण शिव कल्याण के पर्याय हैं, परंतु दृष्टि भी हमें देना है ज्योतिषी के होने के नाते। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय जो प्रारंभ में चल रहा है वैसे ही गतिविधि चलेगी, क्षति होगा, दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी, परंतु गुरु जब कर्क राशि में चंद्रमा के घर में जब चला जाएगा तो उच्च स्तर का गुरु रहेगा। तो उस समय जो जून से लेके नवंबर तक का समय है वो भारत वाला है, नहीं वो उत्थान का समय नहीं, जून के पहले वाला तो वो संघर्ष वाला समय है, वो संघर्ष वाला समय है। शनि पर भी हम दृष्टि डालें तो बताया हमने जैसा कि शनि संघर्ष वाला देवता है, तो शनि इस समय जैसे संचरण कर रहा है वो संघर्ष कराएगा, परंतु गुरु की जब स्थिति अच्छी होगी तो जून से लेके नवंबर तक का समय भारत को एक ऊंचाई तक ले जाएगा। परंतु मैंने बताया कि इस वर्ष हमें एक ऐसे बड़े राजनेता के अवसान की बात भी खबर में आएगी जैसा ग्रहों के संचरण से हमें पता चला। भारतवर्ष के बारे में तो आपने बताया सर, लेकिन हम चाहते हैं, हम बनारस के हैं, त्रैलोक्य से नारी काशी, जो जहाँ तक लोग कहते हैं लोकोक्तियों के अनुसार कि काशी किसी भूमि पर नहीं है, ये सिवाय और शंभु और भोलेनाथ के त्रिशूल पे टिकी हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपने सही कहा, हमारी मान्यता है कि काशी इस भारतवर्ष में नहीं है, वो भगवान के त्रिशूल पर है और उसके रक्षक भगवान शिव हैं। जीवन की रक्षा के लिए भगवान ने, पूरे संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव चूँकि कल्याण के पर्याय माने जाते हैं, आप जानते होंगे उनको नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ इसलिए कहा जाता है कि उनकी उस हलाहल विष को, चूँकि वह कहीं न कहीं से किसी न किसी को ग्राह्य कराना था, तो भगवान शिव उस हलाहल विष को अपने कंठ में डालकर और नीलकंठ के रूप में हमारे सामने, तो उनका एक रूप हमको देखने को मिलता है कि वो हमेशा कल्याण, तो बाबा विश्वनाथ की यह नगरी है, यह हमेशा कल्याण की नगरी है। हम बाबा से प्रार्थना
प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में ऐसी शक्ति होती है जो आयु, विद्या, यश और बल सबको देती है। हमारे भारतवर्ष के साथ काशी पर भी उसका असर पड़ेगा, परंतु यह है कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। कहा गया है ना, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमें आयु, विद्या, यश और बल के लिए काशी वासियों को ये प्राप्त हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना है। तो हम 2 काम तो जरूर करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे भी कि आप उनको अभिवादन करिए, प्रणाम करिए भगवान को, और अपने यहाँ जो माता पिता साक्षात देवता हैं उनकी सेवा करिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह सब जो संकल्पना है यह जब होगा और हम जब सुपथ के रास्ते पर चलेंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी विपदा हो, भगवान की कृपा से वो पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अच्छा, दर्शकों के बारे में जैसे आप आचार्य जी बता रहे हैं, जनमानस के लिए जो ग्रहों का इफेक्ट है, ग्रहों का क्या प्रभाव है? हमारे पास 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह अपने आप में बड़े उत्तम हैं। हम किसी को उनकी संज्ञा, हालांकि सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, उत्तम ग्रह, बहुत तरह के कैटेगराइज्ड किए गए हैं उनको, परंतु हर ग्रहों का अपना एक अलग विवेचना है। हम सूर्य की बात करते हैं, आपको शौर्य चाहिए आपकी ज़िंदगी में, आप ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं देखिए उनका सूर्य बहुत ही उत्तम होगा। विद्यार्थियों को तो मैं वो अपने किसी भी कार्यक्रम में बताता हूँ कि सूर्य जब तक मजबूत नहीं रहेंगे तब तक, आजकल क्या है, बच्चे जो है सूर्योदय के बाद 10-10, 11-11 बजे दिन तक सो के उठते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, जरूर कहीं ना कहीं उनका पतन होना है। तो सूर्य हमें शौर्य देता है। मंगल की बात है, हमें भूमि, हमारी भूमि शस्य शालिनी हो, संसार सुखी हो, मंगल हमें सुखी बनाता है। हम वाणी के देवता बुद्ध की प्रार्थना करते हैं, विद्या के कारक बुद्ध है, भगवान गणेश हैं, तो बुद्ध का अपना प्रभाव है। बृहस्पति को उच्च माना गया है, उसका दूसरा प्रभाव, शुक्र का दूसरा प्रभाव। शनि के बारे में मैंने बताया कि वो संघर्ष सिखाता है। हमने बहुत सारे तथ्यों को देखा, दर्शन हम जानते हैं कि हमारे साथ संपन्नता के साथ विपन्नता का होना भी बड़ा जरूरी है, और हमें कर्म को अपने अच्छा रखना चाहिए। ज्योतिष मानते हैं कि भाग्य हमारे लिखा हुआ है, हम प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से भोग रहे हैं, परंतु यह भी लिखा हुआ है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबता। क्या बात है, बहुत तो हम अच्छी जैसा बात। कर्म करते हैं हमको वैसा फल मिलता है, परंतु ज्योतिष जो दृष्टि हमें देती है उसके हिसाब से भी हमें अपने कर्मों को करना चाहिए और सुपथ पर चलने के लिए भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, और आपने बताया कि ज्योतिष के आधार पर भारतवर्ष में उत्तरार्ध और पूर्वार्ध और दिसंबर में उनके साथ क्या होने वाला है, कोई ऐसा मरणासन स्थिति भी किसी भी वयोवृद्ध नेता की बात हो सकती है, लेकिन इसमें आपने सबसे अच्छी बात बताई कि उत्तरार्ध में और पूर्वार्ध में दोनों के अंतर के बीच में बताई। जून तक हमारे लिए कुछ दिक्कत है और जून के बाद हम थोड़ा आगे उत्तरोत्तर अग्रसर हो रहे हैं। काशी के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, भगवान शिव की नगरी है, त्रैलोक्य से नारी है, त्रिशूल पे टिकी है, भूमि का हिस्सा नहीं है। इस वजह से भगवान शिव उसकी रक्षा करेंगे, हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। ग्रहों के बारे में हमारे विद्यार्थी जन जो सुन रहे हैं वो सूरज निकलने से पहले उठें, उन्हें प्रणाम करें और अपने भविष्य का अच्छे से स्वागत करें, सत्कार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। नमस्कार।